30 दिसंबर 2007 की रात पूरा भारत नए साल के जश्न में डूबा था। केरल के मलप्पुरम जिले का एक छोटा सा कस्बा चिलिम्ब्रा भी 2008 का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, लोग सड़कों पर थे और पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने में व्यस्त थी। लेकिन इस जश्न के शोर के बीच जमीन के ठीक नीचे एक ऐसा खामोश खेल चल रहा था जो भारत के बैंकिंग इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा खेल जिसकी स्क्रिप्ट किसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने नहीं बल्कि सिनेमा हॉल की अंधेरी कुर्सियों पर बैठकर लिखी गई थी। जब 1 जनवरी की सुबह खुली तो बैंक के अंदर का नजारा देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। 80 किलो शुद्ध सोना और 25 लाख रुपए कैश हवा हो चुके थे। कोई ताला नहीं टूटा था, मेन गेट पूरी तरह बंद था और अलार्म ने एक बार भी आवाज नहीं की। चोर किसी दरवाजे से नहीं बल्कि जमीन फाड़ कर आए थे। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम चोरी नहीं है। ये क्रिमिनल जीनियस की एक ऐसी डार्क दास्तान है जहां एक मास्टरमाइंड ने धूम फिल्म देखकर 80 किलो सोने की चोरी का ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जिसने पुलिस को हफ्तों तक अंधकार में रखा। चलिए समय के पहिए को 6 महीने पीछे घुमाते हैं और इस परफेक्ट क्राइम की पहली ईंट रखते हैं। क्राइम की दुनिया का एक सीधा सा नियम है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। इस कहानी का मास्टरमाइंड था जोसेफ, जिसे उसके गुर्गे बाबू कहते थे। जोसेफ कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, वो एक शांत, शातिर और बेहद चालाक इंसान था। उसका दिमाग शतरंज के एक बेहतरीन खिलाड़ी की तरह काम करता था, जो हमेशा पुलिस से 4 कदम आगे की सोचता था। जोसेफ को जिंदगी बदलने वाला एक बिग स्कोर चाहिए था। वो छोटी मोटी चोरियों में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कहा जाता है कि जोसेफ ने जॉन अब्राहम स्टारर बॉलीवुड फिल्म धूम देखी थी। उस फिल्म में एक सीन है जहां चोर एक कसीनो बैंक को लूटने के लिए उसके ठीक नीचे सुरंग बनाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था, लेकिन जोसेफ के लिए वो एक मास्टर क्लास थी। उसने तय कर लिया था कि वो इस फिल्मी कहानी को असल जिंदगी में डायरेक्ट करेगा। किसी भी हीस्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है सही टारगेट का चुनाव। जोसेफ ने महीनों तक केरल के अलग-अलग बैंकों की रेकी की। वो कस्टमर बनकर बैंकों में जाता, वहां की सुरक्षा, दीवारों की मोटाई और सबसे अहम बैंक की लोकेशन चेक करता। और फिर उसकी तलाश खत्म हुई चिलिम्ब्रा के साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक पर। यह बैंक जोसेफ के धूम प्लान के लिए एकदम परफेक्ट था। क्यों? लोकेशन। बैंक एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था। केरल में गोल्ड लोन का बहुत चलन है। इस ग्रामीण बैंक की तिजोरी में गांव वालों का गिरवी रखा हुआ करोड़ों का सोना पड़ा था। सबसे बड़ी कमजोरी, बैंक के ठीक नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर काफी समय से खाली पड़ा था। जोसेफ के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ गई। उसे पता था कि बैंक की तिजोरी का रास्ता मेन गेट से नहीं बल्कि नीचे वाले खाली कमरे की छत से होकर जाता है। लूट को अंजाम देने के लिए जोसेफ को उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पूरा कंट्रोल चाहिए था, वो भी बिना किसी को शक हुए। अक्टूबर 2007 में जोसेफ एक शरीफ बिजनेसमैन का रूप बनाकर बिल्डिंग के मालिक के पास पहुंचा। उसने कहा कि वो इस खाली जगह पर एक आलीशान रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उसने एडवांस रेंट दिया और प्रॉपर्टी किराए पर ले ली। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया बेक एंड डाइन। बाहर की दुनिया के लिए ये एक रेस्टोरेंट था जिसका रेनोवेशन चल रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा दिया गया, जल्द आ रहे हैं स्वादिष्ट खाने के साथ। शटर के बाहर से लोगों को लगता था कि अंदर कुर्सियां, टेबल और अवन सेट किए जा रहे हैं, लेकिन शटर के अंदर एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। वहां कोई तंदूर नहीं बल्कि गैस कटर, हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीनें, जैक और लोहे की रॉड रखी जा रही थीं। जोसेफ ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद और खूंखार साथियों को अंदर बुला लिया था। वे दिन में रेस्टोरेंट के कंस्ट्रक्शन का नाटक करते, बाहर से कंस्ट्रक्शन का सामान लाते, लेकिन असली काम आधी रात के बाद शुरू होता था। लूट का दिन तय कर लिया गया था, 30 दिसंबर की रात, क्योंकि उसके बाद नया साल था और बैंक लगातार 2-3 दिन बंद रहने वाला था। उन्हें काम करने और भागने के लिए 48 घंटे से ज्यादा का समय मिलने वाला था। लेकिन छत, जो बैंक का फर्श था, उसे काटना कोई आसान काम नहीं था। तिजोरी के ठीक नीचे की छत कंक्रीट और मोटे लोहे के सरियों से बनी थी। अगर ड्रिलिंग की जोरदार आवाज बाहर गई तो पूरा प्लान वहीं ढेर हो जाता। जोसेफ ने इसका भी एक डार्क और जीनियस उपाय निकाला। उसने रेस्टोरेंट के अंदर जोर जोर से ड्रिलिंग और हथौड़े पीटने शुरू किए।
और जब आसपास के दुकानदारों ने शिकायत की तो उसने कहा, भाई साहब, रेनोवेशन का काम है, टाइल्स टूट रही हैं, बस कुछ दिन की बात है। उसने कंस्ट्रक्शन के शोर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दिसंबर का पूरा महीना बीत गया। ऊपर बैंक के कर्मचारी रोजमर्रा की तरह कैश और सोना तिजोरी में रखते रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं उसके ठीक नीचे मौत और बर्बादी का एक गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है। कंक्रीट छिल चुकी थी, अब सिर्फ लोहे के कुछ सरिये काटने बाकी थे। 30 दिसंबर की रात आ गई। चेलेम्ब्रा की सड़कों पर जश्न शुरू हो चुका था। शटर के अंदर जोसेफ ने अपनी टीम की तरफ देखा और गैस कटर ऑन किया। नीली आग भड़की। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर चेलेम्ब्रा की सड़कों पर लोग 2007 को विदा करने का जश्न मना रहे थे। पटाखों की आवाज आसमान गूंजा रही थी। लेकिन नीचे उस बंद बेक एंड डाइन रेस्टोरेंट के घुटन भरे अंधेरे में जोसेफ और उसके 3 साथी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे थे। छत की कंक्रीट हटाई जा चुकी थी। अब उनके और 80 किलो सोने के बीच सिर्फ एक बाधा थी, तिजोरी के फर्श का मोटा लोहे का जाल। एक परफेक्ट हीस्ट सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि पसीने और हिम्मत से अंजाम दी जाती है। उस संकरी सी सुरंग के अंदर जहां हवा भी मुश्किल से पहुंच रही थी, जोसेफ की टीम गैस कटर जला रही थी। लोहे के पिघलने की बदबू और धुएं से उनका दम घुट रहा था, लेकिन करोड़ों के लालच ने उन्हें रुकने नहीं दिया। बाहर चलने वाले पटाखों के शोर ने उनके गैस कटर की आवाज को पूरी तरह से ढक लिया था। रात के 2 बज चुके थे। आखिरी लोहे का सरिया कटा और एक भारी आवाज के साथ लोहे का जाल नीचे आ गिरा। रास्ता खुल चुका था। धूम फिल्म का वो सीन अब हकीकत में बदल गया था। जोसेफ ने एक रस्सी ऊपर फेंकी और सीधा साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की मुख्य तिजोरी यानी स्ट्रांग रूम के अंदर एंट्री ली। जैसे ही जोसेफ तिजोरी के अंदर पहुंचा और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने डाली, उसके होश उड़ गए। ये कोई आम बैंक नहीं था, ये ग्रामीण बैंक था जहां केरल के हजारों किसानों और आम लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी बेटियों की शादी के लिए रखा गया जेवर और पुश्तैनी सोना गिरवी रखा हुआ था। लूट का नियम नंबर 1, जितना उठा सकते हो उठाओ और जल्दी भागो। लुटेरों ने अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कट्टों यानी गनी बैग्स और बोरियों को खोल लिया। उन्होंने किसी भी तिजोरी का दरवाजा या मेन गेट नहीं तोड़ा, इसलिए बैंक का कोई भी अलार्म नहीं बजा। वे अलार्म सिस्टम के ठीक नीचे खड़े होकर करोड़ों का माल समेट रहे थे। उन्होंने एक एक करके लॉकर्स तोड़े, सोने के गहनों, बिस्किट्स और सिक्कों को बोरियों में ठूसना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने 80 किलोग्राम शुद्ध सोना और लगभग 25 लाख रुपए नकद बोरियों में भर लिया। इतना सोना कि उसका वजन उठाना 4 हट्टे-कट्टे आदमियों के लिए भी भारी पड़ रहा था। इस पूरी दौलत की कीमत आज के समय में अरबों रुपए में है। 31 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही लुटेरों ने अपना काम खत्म कर लिया था। उन्होंने सारा माल उसी गड्ढे से नीचे रेस्टोरेंट में उतारा। वे चाहते तो गैस कटर, रस्सियां और अपने टूल्स वहीं छोड़ सकते थे, लेकिन जोसेफ कोई नौसिखिया नहीं था। वो जानता था कि एक छोटा सा सुराग भी पुलिस को उन तक पहुंचा सकता है। उन्होंने बड़ी सफाई से अपना सारा सामान पैक किया। जोसेफ और उसकी टीम बिना किसी को भनक लगे 80 किलो सोना लेकर चेलेम्ब्रा की धुंधली सुबह में ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। पीछे रह गया तो सिर्फ एक खाली बैंक, एक कटा हुआ फर्श और एक फेक रेस्टोरेंट का बोर्ड जिस पर लिखा था, जल्द आ रहे हैं। नया साल गुजर गया। बैंक 1 जनवरी को भी बंद रहा। 2 जनवरी 2008 की सुबह बैंक का मैनेजर और कर्मचारी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। शटर पर लगे ताले वैसे ही थे। सिक्योरिटी अलार्म एकदम शांत था। मैनेजर ने चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोला। स्टाफ अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और अपने अपने डेस्क पर बैठ गए। मैनेजर रूटीन चेक के लिए स्ट्रांग रूम यानी तिजोरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी का पूरा फर्श बीच से गायब था। वहां एक गहरा काला गड्ढा था जो सीधा नीचे वाली मंजिल पर खुल रहा था। लॉकर्स बुरी तरह से कटे और टूटे पड़े थे, और सबसे खौफनाक बात, गांव वालों का करोड़ों का 80 किलो सोना गायब था। मैनेजर के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से पुलिस को फोन मिलाया। हेलो, पुलिस स्टेशन, हम लुट गए। बैंक में कुछ नहीं बचा। फर्श में एक बहुत बड़ा छेद है।
कुछ ही मिनटों में पुलिस के सायरन से चिलेम्ब्रा का वो शांत कस्बा दहल उठा। जब केरल पुलिस के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर पहुंचे और उन्होंने नीचे जाकर उस बेक एंड डाइन रेस्टोरेंट को देखा, तो वे समझ गए कि उनका पाला किसी सड़क छाप चोर से नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड से पड़ा है। पुलिस के पास कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। 80 किलो सोना जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था, किसी को नहीं पता था। 2 जनवरी 2008 की वो सुबह केरल पुलिस के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। 80 किलो सोना, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और पुलिस पर राजनेताओं से लेकर आम जनता तक का भारी दबाव था। जब पुलिस की फोरेंसिक टीम ने उस बेक एंड डाइन रेस्टोरेंट की तलाशी ली, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लुटेरे कोई नौसिखिए नहीं थे। उन्होंने गैस कटर, रस्सियां और यहां तक कि वहां पड़ी कुर्सियों को भी पहुंच दिया था ताकि कोई फिंगरप्रिंट न मिले। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सबसे पहले उस बिल्डिंग के मालिक को पकड़ा। ये रेस्टोरेंट किसे किराए पर दिया था? मालिक ने कांपते हुए एक अग्रीमेंट पेपर दिखाया। नाम था बाबू। जब पुलिस ने उस अग्रीमेंट और आईडी प्रूफ की जांच की, तो पता चला कि वो आईडी पूरी तरह से फर्जी थी। बाबू नाम का कोई इंसान उस पते पर रहता ही नहीं था। जोसेफ ने पुलिस को भटकाने के लिए अपनी पहचान का एक भी असली कतरा वहां नहीं छोड़ा था। फिजिकल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। अब इस भूत को पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डिजिटल फुटप्रिंट। अगर लुटेरे महीनों तक उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया होगा। केरल पुलिस ने तुरंत साइबर सेल को बुलाया और चेलेम्ब्रा बैंक के आसपास के सभी मोबाइल टावर्स का डेटा निकलवाया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। जोसेफ ने रेस्टोरेंट अक्टूबर में किराए पर लिया था और चोरी 30 दिसंबर को हुई थी। पुलिस को इन 3 महीनों का डेटा खंगालना था। जब डेटा सामने आया तो पुलिस के पसीने छूट गए। इन 3 महीनों में उस टावर के कवरेज एरिया से लगभग 20 लाख 2 मिलियन फोन कॉल्स की गई थीं। 20 लाख कॉल्स, ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं था। ये घास के ढेर में एक खास तरह की घास ढूंढने जैसा था। केरल पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबरों को घूरना था। पुलिस को एक पैटर्न की तलाश थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद से कुछ सवाल पूछे। वो कौन से नंबर हैं जो अक्टूबर में चालू हुए और 31 दिसंबर के बाद हमेशा के लिए बंद, स्विच ऑफ हो गए? वो कौन से नंबर हैं जो दिन में बंद रहते थे और सिर्फ आधी रात के बाद, जब रेस्टोरेंट में खुदाई होती थी, एक्टिव होते थे? हफ्तों की माथापच्ची और हजारों नंबरों को फिल्टर करने के बाद पुलिस की नजर 4 ऐसे नंबरों पर पड़ी जो बेहद अजीब थे। ये चारों नंबर एक क्लस्टर में काम करते थे। ये नंबर सिर्फ रात को एक्टिव होते थे और सबसे बड़ी बात, ये चारों नंबर सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे। इन्होंने दुनिया में किसी और इंसान को फोन नहीं किया था। ये लुटेरों के बर्नर फोन्स थे। जोसेफ का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट प्लान परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। क्राइम की दुनिया का इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी एक छोटी सी इंसानी गलती का शिकार हो जाता है। जोसेफ की टीम में शामिल एक गुर्गे से वो गलती हो गई। महीनों तक एक ही जगह पर छुपे रहने और खुदाई करने के दौरान वो बोर हो गया था, या शायद उसे अपने परिवार की याद आ गई थी। एक रात उसने उस बर्नर फोन यानी सीक्रेट सिम कार्ड से एक ऐसा नंबर डायल कर दिया जो उस 4 नंबरों के क्लस्टर से बाहर का था। उसने अपने किसी दोस्त या करीबी को एक छोटी सी कॉल की थी, बस कुछ सेकंड की कॉल, लेकिन पुलिस के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र बन गया। पुलिस ने तुरंत उस बाहर वाले नंबर को ट्रेस किया और उस शख्स को उठा लिया। जब पुलिस का 3rd डिग्री चला तो उस शख्स ने जो नाम उगला, उसने पुलिस की पूरी थ्योरी को सच साबित कर दिया। साहब, वो फोन मुझे जोसेफ के एक आदमी ने किया था। अब पुलिस के पास बाबू का असली नाम था, जोसेफ। जोसेफ जो पहले भी कुछ मामलों में पुलिस के रडार पर रह चुका था, लेकिन इस बार उसने किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। चेहरे से नकाब उठ चुका था। अब शिकार और शिकारी की असली दौड़ शुरू होने वाली थी। पुलिस ने जोसेफ और उसके गैंग की तलाश में पूरे केरल में जाल बिछा दिया, लेकिन जोसेफ 80 किलो सोने के साथ गायब था। इतना भारी सोना कैश में बदलना या बाजार में बेचना नामुमकिन था, क्योंकि हर ज्वेलर के पास पुलिस का नोटिस पहुंच चुका था।
जोसेफ को पता था कि पुलिस उसके पीछे है, इसलिए उसने सोने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर छुपाने का फैसला किया था। लेकिन पुलिस अब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानव बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रही थी। जोसेफ के पुराने ठिकानों, उसके करीबियों और मोबाइल नेटवर्क्स पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। 80 किलो सोना और एक मास्टरमाइंड जो धूम फिल्म की तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया था। लेकिन जोसेफ ये भूल गया था कि रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। एक छोटी सी फोन कॉल ने उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। पुलिस की साइबर सेल ने उस एक कॉल के जरिए जोसेफ के सबसे खास गुर्गे को ट्रेस कर लिया था। पुलिस ने उसे उठाया नहीं, बल्कि साए की तरह उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस को पता था कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो 80 किलो सोना हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। कई दिनों की कड़ी निगरानी के बाद पुलिस को उस गुर्गे की लोकेशन कैलिकट के एक शांत रिहायशी इलाके में मिली। ये एक किराए का मकान था जिसे जोसेफ ने अपने छिपने के लिए तैयार किया था। शिकार अब पुलिस के रडार पर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। केरल पुलिस ने इस ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा। फरवरी 2008 की एक रात दर्जनों पुलिस वाले सादे कपड़ों में उस घर के बाहर पहुंच गए। पूरा इलाका सील कर दिया गया। किसी को भागने का कोई मौका नहीं देना था। बिना किसी वार्निंग के पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जोसेफ और उसके साथी सो रहे थे। जब तक जोसेफ का शातिर दिमाग कुछ समझ पाता, पुलिस की बंदूकें उसकी कनपटी पर थीं। गेम ओवर बाबू, पुलिस ऑफिसर ने कहा। जोसेफ के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अभी भी एक मास्टरमाइंड की तरह शांत था। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन 80 किलो सोना वहां नहीं था। पुलिस ऑफिसर ने जोसेफ की आंखों में देखकर पूछा, सोना कहाँ है? जोसेफ हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि बिना सोने के पुलिस उस पर चोरी साबित नहीं कर पाएगी। पुलिस का इंटेरोगेशन शुरू हुआ। जब 3rd डिग्री और साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने चरम पर पहुंचा, तो जोसेफ की टीम का एक साथी टूट गया। उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जोसेफ ने धूम फिल्म से सिर्फ बैंक लूटना नहीं सीखा था, बल्कि माल छुपाने का तरीका भी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोना किसी दूसरी जगह नहीं, बल्कि उसी शहर के एक और किराए के मकान में है। जब पुलिस उस मकान में पहुंची तो वहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असली खेल जमीन के नीचे था। जोसेफ और उसकी टीम ने 80 किलो सोने के गहनों को पिघलाकर उनकी सोने की ईंटें बना ली थीं, ताकि उनकी पहचान छुप सके। फिर उन्होंने उस घर के फर्श की टाइल्स उखाड़ी, जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाना बनाया, उसमें सारा सोना छिपाया और ऊपर से वापस नई टाइल्स लगा दी। जब पुलिस ने हथौड़े से उन नई टाइल्स को तोड़ा तो अंदर से करोड़ों रुपए का वो पीला खजाना बाहर आ गया, जिसकी तलाश पूरे देश की पुलिस कर रही थी। पुलिस ने कुल लूटे गए 80 किलो सोने में से लगभग 80% हिस्सा ईंटों के रूप में और लाखों रुपए कैश उसी फर्श के नीचे से बरामद कर लिया। द परफेक्ट क्राइम अब जमीन पर आ चुका था। एक फेक रेस्टोरेंट, महीनों की ड्रिलिंग और बॉलीवुड की धूम फिल्म से इंस्पायर होकर की गई भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती। जोसेफ ने सोचा था कि उसने द परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन क्राइम की दुनिया का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता। आपकी एक छोटी सी गलती, एक फोन कॉल, आपके करोड़ों के लालच को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ढकेल सकती है। चिलम्बरा बैंक हाइस्ट आज भी पुलिस एकेडमी में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है, ये बताने के लिए कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की आंखें हर अंधेरे को चीर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके रोंगटे भी इस इन्वेस्टिगेशन को सुनकर खड़े हो गए, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, रियल ट्रू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही डार्क और अनसुलझी कहानियां आप तक लाते रहें। कमेंट्स में बताएं कि जोसेफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।